हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। कल की वीडियो में हमने देखा था भारत पर अरबों के आक्रमण। आज हम देखेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। और भारत पर तुर्कों के आक्रमण में हम लोग ज़्यादातर प्रश्न पढ़ेंगे गजनी साम्राज्य से। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कहता है कि 932 में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है? अल्पतगीन। अब अल्पतगीन जो है, जिसकी राजधानी गजनी थी, और गजनी में यह साम्राज्य की स्थापना करता है। अब गजनी की बात की जाए तो अल्पतगीन यहाँ उद्देश्य क्या लेकर के आया था, कि उद्देश्य जो है वह क्या चाहता था कि भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो यह जो है धन का लूटपाट करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया। अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार जो कब आया? तो ये 932 में यहाँ पे आया। और अल्पतगीन की मृत्यु के बाद कौन आता है? तो चलिए क्रम से देखते हैं कि अल्पतगीन की मृत्यु के बाद जो है प्रीतिगीन आता है। प्रीतिगीन कौन आता है? प्रीतिगीन। उसके बाद प्रीतिगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन। और उसके बाद सुबुक्तगीन के बाद आता है मोहम्मद गजनी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि पहले अल्पतगीन आता है, फिर प्रीतिगीन आता है, फिर सुबुक्तगीन, और तब मोहम्मद गजनी आता है। चलिए, अब अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया, और इसी के शासनकाल 972 से 977 तक के चला। कैसे का? 972 से 977 भारत पर आक्रमण किया। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? जयपाल। और भारत पर पहला अगर बात की जाए कि पहला अगर तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन के नेतृत्व में हुआ था, जो असफल रहा। और ये पंजाब में के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किए थे। दोबारा सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी के आसपास पंजाब और उस समय जो है वहाँ के शाही राजा जयपाल के विरोध में किया गया, और जयपाल ने सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। उसके बाद आगे की बात की जाए तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल का शासन था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था, और में गजनी की गद्दी पर बैठा। और मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी जो था सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1971 में हुआ। सुबुक्तगीन के जो जन्म हुआ मोहम्मद गजनी जो था सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म मोहम्मद गजनी का जन्म जो है 1 नवंबर 1971 को। दोस्तों याद रखेंगे कि 1 नवंबर 1971 को होता है। अब मोहम्मद गजनी जो है गजनी वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? गजनी वंश की स्थापना वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं। अब मोहम्मद गजनी यामनी वंश से संबंधित है, और यामनी वंश से संबंधित है। अब देखिए, सुबुक्तगीन की जो है हत्या कौन कर देता है? जयपाल किया। और जयपाल जो है जयपाल करता है। और उसी समय जो है क्या करता है कि मोहम्मद गजनी कसम खा लेता है कि मैं भारत पे बार बार आक्रमण करूंगा, लगातार आक्रमण करूंगा। और इसका पहला आक्रमण जो है हमारा जो मिलता है 1000 ईस्वी में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान की करते हुए कहा कि उसे यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी। अब मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद कितने बार? 17 बार। और पहला आक्रमण की बात की जाए तो हम लोग इन आक्रमणों को बारीकी से देखना प्रारंभ करते हैं, ताकि हमारे जो है आने वाले एग्जाम, बिहार एसआई का जो एग्जाम आने वाला है, उससे एक भी प्रश्न हमारा छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नया पृष्ठ लेकर के शुरू करेंगे।
पहला आक्रमण जो है मोहम्मद गजनी करता है वह 1000 ईस्वी में करता है। कितना में करता है? 1000 ईस्वी में। कहाँ करेगा? पंजाब में करेगा। कहाँ करेगा? पंजाब में। 1000 ईस्वी में पंजाब में किसी सीमा क्षेत्रीय में करता है। दूसरा आक्रमण यहाँ करेगा 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा जयपाल को पकड़कर कैद कर लेता है। इसमें जयपाल को क्या करेगा? 1001 ईस्वी में जो करेगा तो यह जयपाल को पकड़ के क्या कर लेगा? कैद कर लेगा। और कैद करने के बाद कैद किया, और कैद से बचने के लिए जयपाल ने मोहम्मद गजनी को कितना बोला कि अब तुम्हारे पिता की तो मैंने हत्या कर दी, लेकिन अब मुझे मारने से तुम्हें कोई अगर लाभ है तो बताइए। तो लाभ तो मोहम्मद गजनी कहता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो उससे क्या, मुझे क्या लाभ होगा? तो मोहम्मद गजनी कहता है कि हम देंगे। क्या देंगे आपको? तो मोहम्मद गजनी कहता है हम 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा देंगे। कितना? 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा देंगे। उसके बाद 25 हाथिया देंगे। 25 हाथिया मिलेगा। हाथिया तथा पंजाब के कई किला शहर दिया। इन सभी चीज़ों के बाद मोहम्मद गजनी ने जयपाल को छोड़ दिया। इतने सारी चीज़ों के बाद तो बात की पक्का थी, तो इस समय जो है मोहम्मद गजनी जो है जयपाल को छोड़ देता है। अब जयपाल की उनको बेइज्जती महसूस हुआ और जयपाल अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इतिहासकार जयपाल को ईश्वर का शत्रु मानते हैं। इतिहासकार जो है जयपाल को क्या मानते हैं? ईश्वर का शत्रु। तो हम लोग देख चुके थे। अब तीसरी आक्रमण की बात की जाए तो तीसरी आक्रमण जो है इसका 1004 ईस्वी में होता है। तीसरी आक्रमण इसकी 1004 में। कहाँ पे? पंजाब में ही होता है। पंजाब के बाजरा क्षेत्र में। कहाँ पे होता है? बाजरा क्षेत्र में। पंजाब के राजा बाजरा के खिलाफ होता है। पंजाब के राजा बाजरा के खिलाफ आक्रमण किया था। और यह क्या करता है? बाजरा जो है मोहम्मद गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। मोहम्मद गजनी के सामने क्या करता है? आत्मसमर्पण कर लेता है। तो उसके बाद चौथा आक्रमण की बात की जाए तो 1005 ईस्वी में होता है। चौथा आक्रमण यह जो है 1005 ईस्वी में होता है और यह जो है मुल्तान पर होता है। अब्दुल फतेह दाऊद के खिलाफ मुल्तान पर होगा। चौथा आक्रमण जो है कहाँ होगा? मुल्तान पर। किसके खिलाफ? अब्दुल फतेह दाऊद के खिलाफ होगा। अब्दुल फतेह दाऊद के खिलाफ होगा। अब इसकी बात की जाए तो यह व्यक्ति शिया संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? अब्दुल फतेह दाऊद। और इसको गजनी जो था सुन्नी मुसलमान था। गजनी ने इसे सुन्नी धर्म को स्वीकारने को कहा अब्दुल फतेह दाऊद को, कहा, जिसे अब्दुल फतेह दाऊद ने अस्वीकार कर दिया और जिस कारण मोहम्मद गजनी ने उसे गद्दी से उतारकर फेंक दिया तथा सुखपाल को राजा बना दिया। अब्दुल फतेह दाऊद को गद्दी पर से हटाने के बाद किसको बनाता है? सुखपाल को बनाता है। अब सुखपाल को राजा बना दिया। और सुखपाल जो था वह कौन था? तो जयपाल का पोता था। याद रखिए कि सुखपाल को जो राजा बनाता है तो सुखपाल कौन था? तो जयपाल का पोता। वही जयपाल जो आत्महत्या कर लेता है, जयपाल का पोता था। सुखपाल के पिता का नाम आनंदपाल था। सुखपाल को राजा बनाने के कारण था कि वह सुन्नी धर्म को स्वीकार कर लिया था। सुखपाल को जो है राजा क्यों बनाया? भाई गजनी क्यों बनाएगा? तो इसका कारण था कि यह जो है सुन्नी धर्म को स्वीकार कर लेता है। और पांचवी आक्रमण की बात की जाए तो 1006 ईस्वी में की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह सुखपाल यहाँ पर यह क्या करता है कि पांचवी आक्रमण के दौरान यह सुखपाल को ही मार देता है। क्यों? क्योंकि लगता है मोहम्मद गजनी को लगता है ऐसा कि यह जो है हमारे साथ गद्दारी कर सकता है और इस वजह से जो है इसे मार देता है। किसको? सुखपाल को। उसके बाद छठा आक्रमण की बात की जाए तो यह जो है यह सुखपाल के विरुद्ध हुआ था। याद रखिएगा कि पांचवा आक्रमण जो है सुखपाल के विरुद्ध हुआ। और छठा आक्रमण जो 1008 ईस्वी में होता है,
1008 ईस्वी में होता है। यह पंजाब पर राजा अनंतपाल, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती। तभी संधि हुई कि कोई एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। पहली बार अगर कोई मोहम्मद गजनी को कांटे की टक्कर देने वाला व्यक्ति था तो आनंदपाल, जयपाल का पुत्र और सुखपाल का पिता, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है और इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। सातवां आक्रमण की बात की जाए तो सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में होती है। कितने में होती है? 1009 ईस्वी में सातवां आक्रमण होता है और नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर यहाँ से अपार संपत्ति लुटता है। नागरकोट में होता है, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, यहाँ से यह क्या करता है? अपार संपत्ति लूटता है। आठवां आक्रमण 1010 में करता है। 1010 में करता है कौन? मोहम्मद गजनी, और मुल्तान के क्षेत्र पर करता है। और जनता के बीच बगावत होने के कारण, जिस कारण मोहम्मद गजनी को यहाँ से आठवां आक्रमण के दौरान ही मोहम्मद गजनी को क्या करना पड़ा? लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि जनता के बीच क्या हो गई थी? बगावत हो गई थी। और नौवां आक्रमण की बात की जाए तो 10 से 11 ईस्वी के बीच में हुई। 10 से 1011 ईस्वी के बीच हुई। यह थानेश्वर में, कहाँ हुई? थानेश्वर में, याद रखेंगे, थानेश्वर। और थानेश्वर में हुई। और यह क्या किया कि नौवां आक्रमण यह थानेश्वर में हुई। थानेश्वर जो हरियाणा में वर्तमान यह चक्र स्वामी मंदिर को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। और फिर आगे अगर हम लोग देखें तो 10वां आक्रमण की बात की जाए तो 1014 से 15 ईस्वी में चलता है और यह आनंदपाल के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होगा? आनंदपाल के विरुद्ध। 1014 से 15 के बीच में होगा। आनंदपाल का पुत्र जिलोचन पाल के विरुद्ध होता है। सॉरी, आनंदपाल नहीं, याद रखेंगे, जिलोचन पाल के विरुद्ध होगा। और ये जम्मू कश्मीर के शासक लोहार वंश के राजा संग्राम राज के यहाँ जाकर क्या कर लेता है? शरण ले लेता है 10वां आक्रमण के दौरान। लेकिन 11वां आक्रमण में संग्राम राजा पर क्या करता है? जो 15 से 16 के बीच में हुआ, 1015 से 16 के बीच में हुआ, यहाँ पे जो है संग्राम राजा पर यह आक्रमण कर लेता है जम्मू कश्मीर में जाके। और मौसम परिणाम वहाँ से क्या करना होता है? उसे लौट जाना पड़ता है। 12वां आक्रमण हम लोग याद रखेंगे कि 1018 ईस्वी में हुई थी। 1118 ईस्वी में 12 आक्रमण। उत्तर भारत की राजधानी कन्नौज में थी। राज्यपाल था और यहाँ पे बिना युद्ध किए राज्य छोड़कर भाग जाता है। राजा यहाँ के कौन थे? राज्यपाल था और यह बिना युद्ध किए यहाँ छोड़ के चला जाता है। अब देखते हैं 13वां आक्रमण। 13वां आक्रमण जो है 18 से 19 के बीच में चला था। 18 से 19 के बीच में 13वां आक्रमण। मथुरा एवं वृंदावन के क्षेत्रों पर कृष्ण एवं राधा की मूर्ति को तहस नहस कर देता है 13वां आक्रमण के दौरान। 13वां आक्रमण के दौरान जो है यह मथुरा और कहाँ आक्रमण करेगा? वृंदावन। और मूर्ति को क्या कर देगा? भंजक कर देगा। ये लोग धर्म के लिए बोलते थे कि धर्म के लिए, लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य था लूटपाट करना। 13वां आक्रमण के दौरान यह कृष्ण एवं राधा की मूर्ति को तहस नहस कर देते हैं। आगे देखा जाए तो अब इनकी बात की जाए तो 13वां आक्रमण के दौरान जो तहस नहस करने के बाद यहाँ 14वां आक्रमण के दौरान फिर पहुंचते हैं कलिंजर के क्षेत्र में। तो अब कलिंजर के क्षेत्र में पहुंचते हैं और यह 14वां आक्रमण जो है 19 से 20 के बीच होता है। 1019 से 20 के बीच में कलिंजर के शासक उस समय चंदेल का शासक था। चंदेल वंश का शासक था और विद्याधर वहाँ पे शासन कर रहे थे। विद्याधर, याद रखेंगे। परिणाम टक्कर के मुकाबला उधर जयपाल के पुत्र आनंदपाल के साथ टक्कर का मुकाबला होता है, इधर विद्याधर के साथ होता है। टक्कर का मुकाबला राज्यपाल को पकड़वा कर अपने सामंत अर्जुन से हत्या करवा दिया। और 15वां आक्रमण आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि 21 से 22 के बीच में हुआ। 21 से 22 के बीच में पंजाब के क्षेत्र पर यहाँ के राजा रुक
पराजित होता है तथा अरियारुक आत्मसमर्पण कर देता है। अरियारुक क्या होता है? 15वां आक्रमण के दौरान पंजाब के क्षेत्र पर किया जाता है और यहाँ के राजा अरियारुक पराजित होता है तथा अरियारुक आत्मसमर्पण कर देता है। 16वां आक्रमण की बात की जाए तो यह 1025 में होता है। याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1025 का आक्रमण जो है गजनी का 16वां आक्रमण के दौरान यह गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया जाता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया जाता है। एक मिनट, अब हम लोग 16वें आक्रमण की बात की जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है जो 1025 ईस्वी में हुई। इसमें क्या होता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा जाता है। कितने? 20 लाख दिनार की संपत्ति। मुख्य शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है। जामा मस्जिद के सदियों को से जरावा दिया जाता है और शासक, उस समय जो शासक थे भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश के सोलंकी वंश का अहिनवार वंश था। और 17वां आक्रमण देखते हैं जो 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ हुआ था। 17वां आक्रमण ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अंतिम आक्रमण हुआ और जाटों के खिलाफ हुआ। किसके खिलाफ हुआ? जाटों के खिलाफ। अब हम जाटों के खिलाफ मोहम्मद गजनी की मृत्यु मलेरिया रोग के कारण 1030 ईस्वी में यहीं पे हो जाती है। 17वां आक्रमण होने के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि गजनी के दरबार में कौन कौन से लोग रहते थे। उससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग बात करें, एक मिनट रुक जाएंगे। अब हम देखें तो मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मोहम्मद गजनी एक मृत्यु भंजक और आक्रमणकारी था। उसके बाद प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। मोहम्मद गजनी 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है और इस जयपाल की पराजय हुई। और मोहम्मद गजनी का 1008 में नागरकोट के विरुद्ध हमले हुआ, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके। छठी आक्रमण के दौरान मूर्ति के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। और उसके बाद मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी में कांसे निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूटपाट जो 17वां आक्रमण था, 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवार के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर लूट ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली। अब आगे की बात की जाए तो नोट सोमनाथ भारत में 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो तो वीडियो को डिसलाइक भी करें और कारण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।